चलो चैप्टर 18 एनुअल रिपोर्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फटाफट अब हमें ये पहला डिस्क्लोजर वाला मार्क कर ले, डिस्क्लोजर बाय बोर्ड। डिस्क्लोजर बाय बोर्ड में क्या बोला हुआ है कि कंपनीज़ को ना प्रॉपर ये सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और इन सारे रेगुलेशंस के हिसाब से बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है जो कंपनी को फाइल करनी पड़ती हैं। हम एनुअली जो जो रिपोर्ट्स हैं वो फाइल कर रहे हैं बस, ठीक है। अब कंपनी की पहली एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी हाइलाइट्स, इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनी में रूल्स कैसे फॉलो हो रहे हैं, मैनेजमेंट का डिस्कशन उस पर क्या है, कैश फ्लो का स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये एनुअल रिपोर्ट, ये सारी चीज़ों से एनुअल रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट हर साल एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पर जनरल मीटिंग में भी दिखाई जाती है और लोगों को दिखाई जाती है, ठीक है। बाकी वो होता क्या है, कैसे करते हैं, वो बस फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स मार्क कर ले, वो रीड के मार्क कर ले, ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक। तो हम कहाँ थे, एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिपोर्ट, राइट। तो एनुअल रिपोर्ट की ये कंपोनेंट्स, बढ़िया कि ये सारी चीज़ें जाती है साथ में। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनती है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स का रिपोर्ट हो गया, इवैल्यूएशन, प्रॉपर फाइनेंसिंग मतलब जो पैसे वाला, ऑपरेटिंग मतलब कंप्लायंस और लॉ वाला, तो वो इंटायरली सब कुछ जाता है। फिर हम इधर थे कि एज पर रेगुलेशन 34 है ना, हाँ, एज पर रेगुलेशन 34 सेबी LODR रेगुलेशंस लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज। एक एनुअल रिपोर्ट उनको सबमिट करनी होती है टू द स्टॉक एक्सचेंज। वो एनुअल रिपोर्ट कहाँ कहाँ जाती है, पहले तो स्टॉक एक्सचेंज को जाती है, स्टॉक एक्सचेंज के अलावा शेयर होल्डर्स को डिस्पैच होती है। उसके अलावा आपको अगर कोई भी मान ले कोई चेंज करते हो तो आप दोबारा आप उसको एक्सप्लेन करते हो। उसके अलावा सच एनुअल रिपोर्ट शैल ऑल्सो कंटेन द फॉलोइंग, क्या क्या, भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, डायरेक्टर रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को बोला कि BRR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी करनी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बस ये ना चैप्टर समझाने वाला नहीं, रटने वाला है, तो बस कुछ कुछ रटना पड़ेगा। मैं आज कर दूँगी तो टाइम है तेरे पास रटने के लिए भी थोड़ा। उसके बाद तुम्हारे पास है एज पर सेबी LODR रेगुलेशंस 2015, अगले पेज पर सेकेंड लाइन, एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स, वही सेम दिए हुए हैं जो पीछे थे, रिलेटेड पार्टी, मैनेजमेंट डिस्कशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिक्लेरेशन साइन बाय द CEO कि हम सारा प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स फॉलो करते हैं, हमारा कंप्लायंस सर्टिफिकेट देखो हमने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, और एक डीमैट अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट वो हाँ शेयर्स वाला, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के बारे में मैंने कुछ कुछ समझाया ना, हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पढ़े हैं थोड़े बहुते, और थोड़े तुम्हारे आएंगे जब तुम वो KMP एक चैप्टर आएगा लास्ट वाला उसके अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए खाली इतना समझ लो कि जो भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स है वो तुम्हें करने हैं। होल्डिंग कंपनी होगी तो भी, सब्सिडरी होगी तो भी उस हिसाब से। तो होल्डिंग कंपनी है तो लोन्स एंड एडवांसेस, टू सब्सिडरी दिया तो क्या डिस्क्लोजर है, लोन एडवांस, टू एसोसिएट क्या डिस्क्लोजर, लोन एंड एडवांस, टू फर्म्स कंपनीज जो इंटरेस्टेड है उनको, ठीक है। कोई भी लोन अगर आपने सब्सिडरी को दिया है बताओ, एसोसिएट को दिया है बताओ, अपने प्रमोटर को दिया है बताओ, दैट इज़ अ डिस्क्लोजर। सब्सिडरी कंपनी को क्या बताना है कि ऊपर से लोन मिला ना, होल्डिंग ने बताया कि मैंने सब्सिडरी को दिया, सब्सिडरी बताएगी मैंने होल्डिंग से लिया, एसोसिएट बताएगी मैंने होल्डिंग से लिया। उसके अलावा होल्डिंग कंपनी यहाँ पर एक और बता रही है, इन्वेस्टमेंट्स बाय द लोनी इन द शेयर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। मतलब क्या हुआ, बड़ी फालतू सी चीज़ है ये। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को लोन दिया, सब्सिडरी ने वो पैसे यूज़ करके होल्डिंग कंपनी के शेयर्स ही खरीद लिए। तो ऐसा कुछ अजीब सा करोगे तो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ठीक। उसके अलावा अगर कोई भी आपका ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके वजह से प्रमोटर होल्डिंग बढ़ जाती है 10% या मोर से, सही, बाकी अबव डिस्क्लोजर्स एज में भी एप्लीकेबल। फिर उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस के अंदर ये चीज़ें होती है, इंडस्ट्री क्या है, हमारा सेगमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, आउटलुक्स, सब कुछ होता है। फिर उसके अलावा यू हैव डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि हम कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, वो एक्रूअल बेसिस पर प्रॉपरली कैसे। एक सेकेंड, हाँ आगे क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट बनेगी अभी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आपने रूल्स, लॉज, रेगुलेशन से कंप्लाई किया है। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं तो आपकी कंपनी में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अच्छी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगी, अच्छा शेयर होल्डर को हेल्प करोगे, सब कुछ होगा, राइट। तो बस ये तो एक ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन लिस्टेड एंटिटीज़, फिलॉसफी ऑफ द कोड ऑफ गवर्नेंस की हम ना बहुत ही ज़्यादा कंप्लाइंट कंपनी है, हमें एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ अच्छा लगता, तो आपका पूरा स्टेटमेंट जाएगा। उसके अलावा
BOD के बारे में, अगर तेरे को कंप्लाइंस साबित करना है कि मैं बहुत अच्छी कंप्लाइंट कंपनी हूँ तो रूल फॉलो करके ही साबित करेगी। तो जैसे वो नहीं था कि BOD के अंदर इतने एग्जीक्यूटिव, इतने नॉन एग्जीक्यूटिव, इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा है, याद है ना। तो वही वाली चीज़ों को बोला कि हमने वो सब फॉलो किया है। हमारा बोर्ड कंपोजिशन एज़ पर द लॉ है। आया। फिर सारे डायरेक्टर्स मीटिंगों में आते हैं, एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, पॉइंट नंबर BC। सीधा नीचे आ जा। उसके अलावा और कोई पॉइंट ज़रूरी है इसके अंदर, CD भी मार्क ही कर ले, इजी सा है। नंबर ऑफ़ मीटिंग्स हम अच्छी करते हैं सारा और चलेगा। हाँ, बाकी ऑडिट कमेटी कि हम पर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल थी। ऑडिट कमेटी का भी रूल था ना कि सबको नहीं फॉलो करनी, पर जिसको फॉलो करनी है उसको करनी पड़ेगी। तो ऑडिट कमेटी का बोल दिया, करके दिखाएंगे। ऑडिट कमेटी आपने बनाई, ऑडिट कमेटी के अंदर कौन सा बंदा है और कितनी मीटिंग्स आप करते हो। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई, याद है, NRC कमेटी, जिसमें जो हेल्प करती थी बड़े बड़े ऊपर BOD सबको अपॉइंट करने में, ठीक है। तो उनकी कमेटी बनाई आपने प्रॉपर। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाई। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सबको नहीं बनानी होती थी, हमने एक पढ़ा था ये चीज़ भी कि बाइफरकेट होता है कि अगर लिस्टेड कंपनी हो तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना, एक्सेट्रा। तो अगर आपने वो बनाई है तो उनका सब एक ही कमेटी के ना एक जैसे पॉइंट्स लिखना कि उनका नाम, उनके कॉम्पोजिशन, उनकी मीटिंग, नाम, कॉम्पोजिशन, मीटिंग, नाम, कॉम्पोजिशन, मीटिंग, बस। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सेम देख, कॉम्पोजिशन, मीटिंग। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स आप प्रॉपरली दे रहे हो, ज़्यादा तो नहीं दे रहे हो। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एक क्लॉज होता था, नेट प्रॉफिट पार्टनर्स वाले में हमने पढ़ा था 11% के ऊपर नहीं देते, अकाउंट्स में पढ़ा था, ऐसा कुछ है। चल KMP में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में भी आएगा। तो वह तो प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे रहे हो। जनरल मीटिंग का तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो प्रॉपर लिख सकते हो ना कि टाइमली नोटिस दिया, लोकेशन आपने बता दी, सब कुछ वो हो गया। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, आप जो भी डिस्क्लोजर से सब करते हो वो कैसे करते हो। मैं क्वार्टरली रिजल्ट सबमिट करती हूँ, न्यूज़पेपर में डालती हूँ, डिस्प्ले करती हूँ, वेबसाइट पे होता है, क्या होता है। और बाकी जनरल शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, ये जनरल शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन से भी हम कंप्लाई कर रहे हैं। ये सारा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का ज़्यादा नहीं आएगा, अगर 5 मार्क का भी आता है तो तेरे पास कुछ 4-5 पॉइंट्स तो लिख सकती है इन सब में से। आगे आ जाए सीधा तेरा वो उस पेज के, हाँ पेज नंबर क्या है वो 8 to 9 के D वाले पॉइंट पर, ठीक है। उसके अलावा डिक्लेरेशन साइंड होगा बाय द CEO स्टेटिंग दैट मेंबर्स ऑफ द BOD एंड सीनियर पर्सनल हैव अफर्म्ड कंप्लायंसेस, कि वो लोग सारा कोड ऑफ कंडक्ट और कंप्लायंसेस करते हैं। दूसरा, सर्टिफिकेट बाय द प्रैक्टिसिंग CS कि भाई मेरा सारा डायरेक्टर्स रिपोर्ट कवर सब कुछ प्रॉपरली अनेक्स्ड है। और डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डीमैट सस्पेंस अकाउंट सारा, तो ये वाली चीज़ भी चली जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। फिर तेरा आ जा रहने दे वो चीज़, स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस और वेरिएशंस। क्या आपका वो प्रॉपर जो था ना बोर्ड्स रिपोर्ट और स्टेटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ये सब, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है एक्सेट्रा। तो देखो सिर्फ पॉइंट A और B मार्क करने हैं। फिर थर्ड पैराग्राफ मार्क करना है, स्टेटमेंट शैल बी कंटिन्यूड वाला, नहीं थर्ड नहीं, A और B के नीचे वाला पैराग्राफ, ठीक है। और थर्ड लास्ट पैराग्राफ मार्क करना है, द लिस्टेड एंटिटी हैज़ अपॉइंटेड अ मॉनिटरिंग एजेंसी टू मॉनिटर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं बोला आपको, कंप्लाई करो, कंप्लाई करना ज़रूरी है, कंप्लाई नहीं करते तो प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम कंप्लाई करो तो हम तुम्हें मॉनिटर भी करेंगे। तो घुमा फिरा के वही पॉइंट्स बस अपनी लैंग्वेज में लिख देना, दैट इज़ मोर देन इनफ सच में। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जान दे। फिर बोर्ड्स रिपोर्ट बनती है, ये फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स आराम से तू फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स प्रॉपरली रीड मार्क कर ले, और जो थर्ड पैराग्राफ है ना उसमें सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स मार्क कर ले। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द BOD ऑफ एवरी कंपनी टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to the shareholders along with its report known as board's report at every AGM, ठीक है। कुछ नहीं आगे आ जा। बाकी लिस्टेड कंपनीज़ को भी फॉलो करना पड़ता है बोर्ड्स रिपोर्ट का सब कुछ, और डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट्स, बोर्ड्स रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें जाती हैं। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में है, कुछ इक्विटी शेयर्स के बारे में, स्वेट इक्विटी के बारे में, सब कुछ बोर्ड्स रिपोर्ट में एंटायर जाता है, जो BOD क्या कर रहा है आपका, ठीक है। हमने क्या डिसीजंस लिए, हमने क्या नहीं किया, हमने क्या किया एक्सेट्रा। और तेरा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 4 बोलता है बोर्ड्स रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट ऑन BOD के बारे में, हाँ ठीक है। आगे आ जा, नेक्स्ट पेज, डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 134(3), ठीक है। इस चीज़ को ना इम्पोर्टेंट मार्क कर ले।
ठीक है। 134(3) of the Act enjoins upon the board a responsibility to make it out in its report everything about the shareholders, attach the said report to the financial statements। हमने पढ़ा कि भाई अटैच होती है, एक ही चीज़ है। फिर ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या और इंक्लूड होगा, सिर्फ वो 2 पॉइंट्स, वेब एड्रेस कि जहाँ पर आपकी एनुअल रिटर्न है, और उसके अलावा आपने कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स करी हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। और फिर तेरा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे, ठीक है। ये जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, एक नया नाम आया अभी तक के चैप्टर में। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जहाँ पर डायरेक्टर बोलते हैं कि हमने सारा काम अच्छे से किया है, जो भी कुछ गलत होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, जो जिम्मेदारी मेरी, ऐसा डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट कि भाई जो भी होगा सब सही होगा, ऐसा। तो एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शुड सेट आउट द फॉलोइंग एफर्मेशन अश्योरेंस कि देख मैं हूँ ना, ऐसा मैंने किया, जो भी है मेरी गलती या जो भी सही है वो भी मेरे वजह से, कि मैंने सारे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, आ रहा है, सारे डायरेक्टर्स से सिलेक्टेड दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंसिस्टेंटली अप्लाई किया, सब जजमेंट सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। फिर प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर किया गया है ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कंपनी प्रॉपर गोइंग कंसर्न में है, इंटरनल बस पॉइंट्स मार्क कर ले बस ऊपर वाले। उसके अलावा डिटेल्स, वो CA वाला पॉइंट जो है, डिटेल्स रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर्स ऑफ सेक्शन 143 अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू द सेंट्रल। रुक जा ज़रूरत है इसकी, नहीं है, रहने दे दोनों पॉइंट्स रहने दे। ई पॉइंट कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग, हाँ ये ई पॉइंट मार्क कर ले कि हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं, कैसे ऐसे मैं अपने परिवार के लोगों को डायरेक्टर बनाए जा रही हूँ, उनको क्या रेम्यूनरेशन दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे, ऐसा अंधा पैसा उनको दे रहे हैं हम लोग, तो सारा पैसा तो वही ले जाएंगे, शेयर होल्डर क्या लेंगे, राइट। तो वो एक आता है कि कंपनी की क्या पॉलिसी है व्हेन इट अपॉइंट्स न्यू डायरेक्टर्स, तो वो भी आप अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में बताओ, ठीक है। क्राइटेरिया एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और रिकमेंड टू द बोर्ड अ पॉलिसी रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, कि प्रॉपर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ नहीं, F पॉइंट आ जा, एक सेकेंड देख लेती हूँ मैं, हाँ ये भी मार्क कर ले कि अगर हमने पढ़ा था ना ये चीज़ कि ऑडिट रिपोर्ट में अगर ऑडिटर बोलता है ये गलत है, वो गलत है, तो बोर्ड्स रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एक्सप्लेन करता है कि क्यों गलती हुई हमसे, या माफ़ कर दो गलती हो गई, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन मतलब वही रिमार्क, गलत रिमार्क, कोई रिजर्वेशन की कुछ गलत हमें लग रहा है, वही सेम बात है सारे, एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय द ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143, या तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में या तो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में। फिर उनमें यही सारी चीज़ थी ना कि लोन्स में कुछ ये जानने दे, उसके इतना पॉइंट तो याद भी नहीं रहेगा, 5 पॉइंट बहुत हो गया ना। आगे आ जा, 2 पेज आ जा, P पॉइंट पर आ जा, पेज नंबर P पॉइंट किस पेज पर है, 839, ठीक है 839 बोर्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये क्या होगा कि 134 जो हम पढ़ रहे थे बोर्ड्स रिपोर्ट के बारे में, उस रिपोर्ट के अंदर एक और चीज़ होगी जो बोलेगी दैट एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25 करोड़ और मोर calculated at the end of the preceding financial year shall include in the report of its BOD a statement indicating the manner in which formal annual evaluation of the performance of the board is committees made। मतलब कि तू अगर किसी कंपनी में काम कर रही है तो हर साल तेरे काम को जज किया जाएगा ना, उस हिसाब से तेरे को हर साल सैलरी मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी, कम जो भी कम तो नहीं होगी, चल बढ़ेगी, या क्या तेरा प्रमोशन होगा। तो लोग बोलते हैं हम बोर्ड को भी इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर उसको इवैल्यूएट करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे इवैल्यूएट करते हो, कि वो नया क्लाइंट लेकर आए, जो भी एग्जाम्पल्स दिए मैं। फिर तेरा ये छोड़ दे अब्रिज्ड रिपोर्ट ऑफ OPC फॉर OPC एंड स्मॉल कंपनी पर आ जाओ, ठीक है। ये जो बोर्ड रिपोर्ट बनाई हमने इतने सारे पेज की, पलटे गए, राइट। इस रिपोर्ट की समरीज्ड फॉर्म बनती है अगर आपकी एक स्मॉल कंपनी है या OPC है, फुल स्टॉप, ठीक है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स बस। आजा डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, याद है DVR क्या होते थे वो, कुछ याद है कुछ, हाँ, कि जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है ना
तो कुछ शेयर्स वो इशू करती है, ऐसे इशू करती है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले होते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब हुआ कि आपको ना मैं शेयर्स के क्या कहते हैं उसके वोटिंग राइट के बदले ज़्यादा डिविडेंड दे दूँगी, डिविडेंड के बदले कुछ और दे दूँगी, तो आपको कोई एक राइट छोड़कर कोई दूसरी राइट ज़्यादा मिल जाएगी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया है, आपने DBR इशू किए हैं, तो फिर हमको और एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स चाहिए कि बताओ ऐसे क्यों इतना दिमाग में तुम्हारे आया। तो फर्स्ट पैराग्राफ, that a company limited by shares can issue equity shares with differential voting rights as to voting or otherwise, full stop। आपको डिस्क्लोजर क्या करना है, ये पॉइंट्स हैं। अगर बोर्ड्स रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर करोगे, इन द बोर्ड रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन, बोर्ड्स रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग अदरवाइज वॉज कंप्लीटेड द फॉलोइंग डिटेल्स। टोटल नंबर कितने हैं, डिटेल्स उनका, परसेंटेज ऑफ शेयर, टोटल में से कितना परसेंट DBR है, और प्राइस, पर्टिकुलर्स ऑफ प्रमोटर्स, चेंजेस इफ एनी, और बस इतना चलेगा। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर याद रहा तो ठीक है। उसके अलावा आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए हैं और उसके ये वाले डिस्क्लोजर्स सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फॉलोइंग डिटेल्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स याद है कुछ नहीं, कंपनी है ना अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर्स इशू करती है अगर वो अच्छा काम करते हैं, तो एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर लॉयल्टी, ठीक है। अगर आपने कुछ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो वो भी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो, वो तुम्हारे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बढ़िया। बोर्ड रिपोर्ट शैल इंटर एलिया इंक्लूड, इंटर एलिया मतलब अमंग अदर थिंग्स, ये भी डालेगा। बोर्ड रिपोर्ट शैल अमंग अदर थिंग्स डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट फॉर द ईयर इन विच शेयर्स आर इशूड फॉलोइंग डिटेल्स। ये ठीक 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 बस 5 पॉइंट, ठीक। फिर तुम्हारा है, कब खत्म होगा ये चैप्टर, माँ कसम 10 मिनट हुए हैं, इतना ख़त्म कर लिया हमने। बोल हिम्मत है, शाबाश, क्या सही जवाब। तो आगे डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग लोन और ये बला। तो अगर आपने कोई लोन दिया है तो भी डिस्क्लोजर्स करने हैं, वही पॉइंट्स, नेम किसको लोन दिया, रीज़न क्यों लोन दिया, नेम ऑफ द पर्सन एक्सरसाइजिंग सच वोटिंग राइट, सारा कुछ। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। मैंने, कंपनी ने किसी बंदे को लोन दिया है, क्यों, ताकि वो मेरे शेयर्स खरीदे, है ना। ऐसा अजीब करोगे तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा किसको दिया है, रीज़न क्यों दिया है, कितना अमाउंट ऑफ दिया है, फलाना ढिकना, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अभी पढ़ के आए CFS कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपका एक सबमिट होता है। होल्डिंग कंपनी होता है एक कल्ले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक पूरे ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका भी डिस्क्लोजर करो। और वो डिस्क्लोजर्स कुछ हैं, कुछ सर्टन फीचर्स, AOC 1 मार्क नहीं, मत मार्क करना, जान दे, AOC 4 तुमने मार्क किया ना। फिर वॉलंटरी रिविजन अगर चाहते हो तो 3 साल के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर सकते हो, सेकंड लाइन में दिखा हुआ है 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। कुछ चेंजेस हैं, कुछ गलतियां हैं तो कर दो। बाकी आपने अगर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिया है तो वो भी बताओ, कोई डायरेक्टर रेजिग्नेट किया तो वो भी बताओ, ऑडिट कमेटी में कौन कौन है बताओ, अरे साथ में टिक टिक टिक। फिर डिटेल्स ऑफ विजिल मैकेनिज्म, विजिल मैकेनिज्म क्या था, कुछ क्या था विजिल मैकेनिज्म, हमने पढ़ा था विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसी, विजिल मैकेनिज्म। कंपनी के अंदर जो हमने कमेटी वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें था विजिल मैकेनिज्म। कंपनी के अंदर अगर कोई इंसान, ठीक है, उसको लगता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको ना एक तरीका, एक रूट देना चाहिए हमें, ताकि वो आकर किसी को कंप्लेन कर सके। विजिल मैकेनिज्म इज़ नथिंग बट अ पॉलिसी इन अ कंपनी टू फॉर द एम्प्लॉयज़ हु वांट्स टू रिपोर्ट फ्रॉड्स और मिस हैपनिंग्स इन द कंपनी। आ रहा है, तो वो विजिल मैकेनिज्म की एक पॉलिसी बनती है कि अगर कंपनी को फ्रॉड रिपोर्ट, कंपनी एम्प्लॉय को फ्रॉड रिपोर्ट करना है तो वो किस हिसाब से कर सकते हैं, अगर करना है, और अगर उन्होंने कर दिया रिपोर्ट फ्रॉड तो फिर कल को उनकी नौकरी पे ना आ जाए, सैलरी ना उनकी कुछ हो जाए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कौन सी कंपनीज़ को विजिल मैकेनिज्म प्रॉपर रखना ही पड़ेगा, कंपनीज जो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स करती हैं और जिन्होंने बोरो किया हुआ है पैसा बैंक से इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, तो उनको तो इसकी कमेटी बनानी पड़ेगी। ये बाकी कंपनी का क्या, जो इससे कम है, वो उस केस में ऑडिट कमेटी ये काम कर देगी। फिर पर्टेन टू रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन जाएगा। बस ऑडिटर के बारे में हम अभी भी पढ़ के आए, ऑडिटर का नाम, नोम, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस विद सेक्रेटरी ऑडिट्स, डिस्क्लोजर्स, सब पढ़ा हमने।
उसके अलावा ये वाला टॉपिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्कमेन एंड वुमेन इन वर्क प्लेस, ये चैप्टर लेबर लॉ वाले में लास्ट चैप्टर है पूरा, ठीक है। उसमें प्रॉपर आएगा कि एक कमेटी बनाओ जिसके अंदर कुछ 10 और मोर एम्प्लॉयज़ होंगे जो प्रॉपर आपका कंप्लायंस करेंगे कि ऐसा कुछ होते ही नहीं रहा, अगर हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है किसी बंदे को भी तो एक कमेटी हो या एक लोग हो जिसको आप रिपोर्ट कर सको, सेफ फील करो फलाना टिकना, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में सब कुछ है, पॉलिसी है, रूल्स हैं, तो ना आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कितनी ऐसे कंप्लेंट्स हुई हैं, क्योंकि मेरे को जानना है ना सब कुछ कंपनी के बारे में, इन्वेस्ट करना है, मेरे को उससे इन्वॉल्व होना है, तो मुझे सब जानना है। तो आप बोर्ड्स रिपोर्ट में और सब रिपोर्ट्स में ये भी बताओ कि नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो आपको रिसीव हुई हैं, कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, कितनी कंप्लेंट का आपने जवाब दिया है, पनिशमेंट दी कि क्या किया क्या नहीं, नंबर ऑफ़ केसेस कोई पेंडिंग है तो सब कुछ, वर्कशॉप्स, अवेयरनेस, एक्शन टेकन, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, वो मैंने तेरे को अभी भी बताया था, डिविडेंड बच जाता है वो उसमें डाल, बचता नहीं, कोई लेने वाला नहीं होता, हाँ हाँ ठीक है, लेने वाला, हाँ चल बच गया एक तरीके से, किसी ने लिया नहीं तो। IEPF आगे क्रेडिट रेटिंग आपकी, कि क्रेडिट रेटिंग होती है ना, बैंक्स को मिलती है, सबको मिलती है कि तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग है सच कि अगर मैं पैसा डालूँ तो पैसा वापस आएगा, उसकी क्या गारंटी है, तो उससे क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है, ठीक है। बाद में अप्रूवल ऑफ द बोर्ड्स रिपोर्ट, अब बोर्ड्स रिपोर्ट जो बनता है इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर, साइन कौन करता है, ठीक है। चेयरमैन इफ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, या द चेयरमैन इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ whom shall be a मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वेयर देयर इज 1 डायरेक्टर, ठीक है। उसके अलावा जो CSR पढ़ा था हमने, CSR एक चैप्टर पूरा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के भले करने के लिए वो 2% एवरेज कुछ याद है, वो CSR का रिपोर्ट भी इसमें अटैच होता है, ठीक है। फिर बोर्ड्स रिपोर्ट सर्कुलेट होती है और वेबसाइट पे भी जाती है और सब जगह जाती है। फिर राइट ऑफ मेंबर्स टू रिसीव कॉपीज़, मेंबर्स की राइट है कि सारे मेंबर, सारे ट्रस्टी, सारे पर्सन जो इन्वॉल्व हैं उनको ये बोर्ड्स रिपोर्ट मिले। हाउएवर इफ़ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर सेंट लेस देन 21 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, हाँ मतलब AGM होने वाली है उसके पहले आपको बोर्ड रिपोर्ट भेजना है, क्यों, क्योंकि आप आके मीटिंग में डिस्कशन होगी ना, तो अगर 21 days पहले भेजा है तो याद है शॉर्टर नोटिस का क्या क्राइटेरिया होता था कि 95% लोग हाँ बोलेंगे, वो बस ये वही क्राइटेरिया है, तो एग्रीड तो ही होगा अगर 95% लोग हाँ बोलेंगे और नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइजेबल जो भी है, ठीक है। सेम एज शॉर्टर नोटिस बस। और अगर चाहो तो आपके पास जो डब्बा ख़त्म होने के बाद एक पैराग्राफ आएगा, अवेलेबल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, राइट, उसका सेकेंड लाइन मार्क कर ले, जो ये डॉक्यूमेंट्स है ना सारा, दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days बिफोर द मीटिंग, ठीक है। फाइलिंग ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट आप फाइल करते हो, किसको करोगे, ROC को, सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, विदिन 30 दिन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ होने के बाद, आफ्टर 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द AGM, सब कुछ होने के बाद, हैज़ टू बी अटैच टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हो साथ के साथ बोर्ड रिपोर्ट उसके साथ ही चली जाती है। अगला 1% कंपनी को 180 दिन दिए हुए हैं फाइल करने के, डब्बे के नीचे दिया हुआ है, मिल गया। उसके बाद कंपनी शैल अलॉन्ग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अटैच अकाउंट, सब्सिडरी के भी जाएंगे साथ में, बाकी आपका वही न्यूज़पेपर में भी चला जाता है, यही सेम चीज़ है ना, पेपर ही है ना, नहीं न्यूज़पेपर नहीं है, तो भी हाँ बोल रही है। अच्छा मुझे लगा आप मुझे सुन रही है ना। नहीं, ये वो है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ना, वो इंडियन कंपनीज ऑडिटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर चाहे तो दूसरे लैंग्वेज में भी जाते हैं, ट्रांसलेटेड कॉपी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोलने वाले थे, ठीक है। प्रोसीजर, ठीक है, वाला जान दे। एनुअल रिटर्न वही हम पढ़ के आए ना, अभी क्या पढ़ते हैं हम, एनुअल रिटर्न वाला पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या, एनुअल रिटर्न चैप्टर का नाम है, और कहाँ पढ़ा था। एनुअल रिटर्न एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है जो आप फाइल करते हो अपार्ट फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिव उसका मार्क कर ले, रीड मार्क कर ले, मेरे समझाने वाला कुछ भी नहीं है। एप्लीकेबिलिटी 2 हैं, MGT 7 और MGT 7A वाला, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर, ठीक है। MGT 7 और 7A क्या बोलता है
कि कोई भी कंपनी जिसको एनुअल रिटर्न्स फाइल करने हैं उसको MGD 7 में फाइल करने हैं विदिन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और MGD 7A 2 लोगों के लिए, OPC और स्मॉल, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, फॉरेन कंपनी है तो FC 4 है। फिर कंटेंट्स आ गए एनुअल रिटर्न में, रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा लिख ले, लर्न एडिशनल कंटेंट, ठीक है। साइनिंग कौन करेगा, इम्पोर्टेंट, मिला, अगले पेज पर है। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। हाँ, अच्छा, हाँ तेरा डब्बा नाम वहाँ दिया है, ठीक है, बढ़िया। फिर सर्टिफिकेशन आ गए MGT 8 में। अगर जो कंपनीज़, ये मार्क कर, फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट मार्क करना, कि जो कंपनीज़ जिनका अपना क्या कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, उनको एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई भी करवाना पड़ता है, जो MGT 8 में होता है। सर्टिफाई कौन करता है, शाबाश। अगला, सर्टिफिकेट शैल स्टेट सब कुछ एडिक्वेटली, सब कुछ डन है। और चलो, इंक्लूजन इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, वेबसाइट पे बोर्ड्स रिपोर्ट जाती है। अगला पेज प्रैक्टिकल सिनेरियो के नीचे, हाँ, वेबसाइट पे भी जाएगी। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रार, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, 7A 30 डेज। एनुअल रिटर्न प्रिजर्व करने कब तक, कंपनीज रिक्वायर्ड टू कीप मेंटेन कॉपीज ऑफ द एनुअल रिटर्न एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। हाउएवर सच कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न मे ऑल्सो बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस, अगर वहाँ पर 1/10 ऑफ द पीपल रिसाइड करते हों और 8 साल तक रखनी है, ठीक है। बाकी इंस्पेक्शन करने के लिए आना है तो आप आ सकते हो, कुछ फीस होगी, वो रीड मार्क कर ले। रिटर्न टू बी एविडेंस्ड, ये जो भी है, मतलब अब जो भी एनुअल रिटर्न में लिखा है और उस कॉपीज़ एक फाइनल एविडेंस के तौर पर मानी जाती है, राइट। फिर तेरे केस लॉ छोड़ दे, कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस छोड़ दे, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन, भाई ये क्या है, ये तो मैं भी भूल गई। एक्टिव कंप्लेंट ऑन द पेमेंट, ठीक है। एक्टिव मतलब ये थोड़ा सा एक बार देखते हैं, हमारा टारगेट तो हो गया 21 हो गया, पर लास्ट टॉपिक है, चल 25A ऑफ द कंपनीज, एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर शैल फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। ई फॉर्म एक्टिव एक जाता है, एक्टिव फॉर्म, ये आपको फाइल करना होता है। इस फाइल अगर आपने नहीं फाइल किया, प्रोवाइड दैट एनी कंपनी विच इज़ नॉट फाइल्ड इन इट्स ड्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ड्यू एनुअल रिटर्न या कुछ भी, तो शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फाइलिंग ई फॉर्म एक्टिव। अगर आपने पुराने कंप्लाइंसेस नहीं किए तो ये वाला भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंपनीज विच हैव बीन स्ट्रक ऑफ, यानी कि आपका नाम निकाल ही दिया गया है, आप सारी कंप्लाइंट नहीं करते उस चक्कर में ही, तो उनको भी रिक्वायर नहीं है। या तो अगर मान ले A और B मर्ज हो गई और या तो A ने B को ख़रीद लिया, तो B तो रही नहीं ना, सिर्फ A ही है, तो B को भी फाइल नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है, वो लिखा हुआ है। आया, अमेलगमेट हो गई हो तब भी नहीं ज़रूरत, स्ट्राइक ऑफ हो गया तब भी नहीं ज़रूरत, पर हो करना क्यों है ये। शैल फाइल द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, अपने, अच्छा कुछ नहीं, बस ये कुछ नहीं था, इसका मतलब ये था कि आप कहाँ हो, क्या रिसाइड कर रहे हो, कहाँ पर काम कर रहे हो, आपके पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनी और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो फाइल करना पड़ता है। ये फाइल तो ही कर सकते हो अगर पुराना सब कुछ फाइल्ड है, तो करने की ज़रूरत नहीं, अगर स्ट्राइक ऑफ हो तो करने की ज़रूरत नहीं, अगर अमेलगमेटेड होकर कहीं और ही चले गए हो। और प्रोवाइड ऑल्सो दैट इन केस अ कंपनी डज नॉट इंटीमेट द सेट पर्टिकुलर्स द कंपनी शैल बी मार्क्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट। अगर तुम नहीं करते हो ये सारी कंप्लाइंसेस तो तुम्हें एक्टिव वाले उस साइट पर ही नॉन कंप्लाइंट मार्क कर दिया जाएगा। प्रोवाइड ऑल्सो दैट नो रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग दी फॉलोइंग, जान दे, कुछ समझ नहीं आएगा। और लास्ट में वेर अ कंपनी फाइल्स ई फॉर्म एक्टिव ऑन और आफ्टर ये, तो कंपनी शैल बी मार्क्ड एज एक्टिव एंड कंप्लाइंट, और पेमेंट ऑफ फीस करनी है 10,000 रुपया। मुझे नहीं लगता ये आएगा क्योंकि इसके सिर पैर ही दिखा मुझे कोई, खत्म चैप्टर।